Good morning, madam. Good morning, sir. How are you? Fine, fine. Thank you. Nice to meet you. Thank you too, sir. पूजा सिंह मैडम है। पूजा सिंह मैडम का बहुत स्वागत है। आप यूपी गवर्नमेंट में पीसीएस ऑफिसर है, सीनियर रैंक की ऑफिसर है, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, जेएनयू से आपने एमफिल भी किया है। एकेडमिक रिकॉर्ड काफी बढ़िया रहा है। हर समय समाज के काम और अपने ऑफिशियल ड्यूटी में भी सोशल डिवोशन के साथ गवर्नमेंट की सेवा करती रहती है, पब्लिक की सेवा करती रहती है और सेल्फ इंस्पायर होके कि किन्हीं बच्चों को कोई जरूरत है हम हमेशा तैयार हैं, ऐसी भावना से हमेशा रेडी रहती है और कहती हैं कि कभी कोई बात है सर तो हम लोग बच्चों को हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, क्योंकि ये तो म्यूचुअल इंडक्शन है। अगर एक बच्चे को देंगे एजुकेशन की बात तो पढ़ के और आगे बढ़ेगा। तो ऐसा इनका विचार है, ऐसी इनकी सोच है। इस सोच से आप सारे लोगों को इंस्पायर करने के लिए आई हैं और करेंगी। तो मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। पहले भी एक दो बार इन्होंने सेशन दिया है, फिर आगे भी देंगी और आज भी है। और आज हमने आपकी बेटी को भी देखा, बेटी को भी हम लोग की तरफ से शुभकामनाएं। तो ग्रुप में जितने बच्चे हैं मैडम, इसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो इंस्पायर हैं, जो चाहते हैं पढ़ना। ग्रामीण पृष्ठभूमि है, कुछ का सब अर्बन पृष्ठभूमि है और छोटे छोटे शहरों से है, जिनके मन में भावना तो है कि हम पढ़ लें, पढ़ के आगे बढ़ें और प्रयास करें। लेकिन जो थोड़ी सी संसाधन की बात होती है कि राइट टाइम पे हर आदमी के हाथ में स्पून नहीं रहता है, तो वो हर चीज नहीं पाता जो उसको तुरंत चाहिए, लेकिन मन में भावना बहुत रहती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इन लोगों के साथ भी फैसिलिटीज हैं, लेकिन थोड़ा कहीं डेफिसिट है। उस डेफिसिट को पाने के लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं। तो आपके गाइडेंस पाएंगे, आपके शुभकामनाएं पाएंगे। बहुत सारी बच्चियां इसमें बिहार से हैं, यूपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं। इसके साथ ही इसमें एक अनुराग साक्या जुड़े हैं, वो भी हम लोग के टीम के ही हैं और काफी इंस्पायर है, साथ में पढ़ते हैं और संजोग से थोड़ा सा वो दिल्ली में एक बढ़िया कोचिंग में कोचिंग भी कर रहे हैं। तो अभी उनका 6 महीने 8 महीने से एक पकड़ हो गई है, तो उनको भी हमने इनवाइट किया कि आप जैसे डेली सुनते हैं, तो आज अपनी स्ट्रेटजी मैडम के साथ, मैडम के बाद आप भी बताएंगे बच्चों को कैसे स्ट्रेटजी से पढ़ा जा रहा है, क्योंकि सिविल सर्विसेज मेंस सितंबर में होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर की तैयारी है। तो जिन बच्चों ने प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई किया या पीसीएस नहीं प्री क्वालिफाई किया, वो अगले साल या उसके अगले साल की तैयारी मेंस के हिसाब से कैसे करेंगे, तो वो भी अनुराग भी एक सेशन में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देंगे। और आज संजोग से अनुराग ने ये बताया कि अनुराग का आज बर्थडे है, 20 अगस्त उनका बर्थडे भी है। तो अनुराग साक्या दिल्ली में रहते हैं, गाजियाबाद में कोचिंग करते हैं, इंजीनियरिंग है। तो आज हम लोगों की तरफ से अनुराग साक्या को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत जन्मदिन की तो शुभकामनाएं आपको। अब माइक हम मैडम को हैंड ओवर करेंगे और लोग हैप्पी बर्थडे बोल दे और अनुराग रिस्पांस कर दे, उसके बाद मैडम शुरू करेंगे जी। Thank you so much, ma'am, sir, and all my friends. Thank you so much. ठीक है अनुराग, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छा दिन है आज है। देखिए बच्चों, मतलब अगर आप सीरियस होके सिविल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या मतलब आपने सोच रखा है, ऐसा आपने डिसाइड किया हुआ है, तभी एक ग्रुप यहाँ पर बना हुआ है। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमेशा हमें फॉलो करनी होती हैं। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें, तो आप पहले खुद से ये पूछिए कि आप कितना मतलब डिटरमाइंड है सिविल सर्विसेज में जाने के लिए। आपको पहले खुद में एक होता ना, कितना आपने दृढ़ निश्चय किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे केवल और केवल सिविल सर्विसेज में ही जाना है, मतलब प्राइमरीली तो आपका यही गोल है कि मुझे केवल सिविल सर्विसेज में जाना है, तो आपका जो फोकस है वो सिविल सर्विसेज ही होना चाहिए, और जो दूसरे सर्विसेज हैं उनकी तरफ उतना आपको फोकस नहीं करना है। और ये आपको समझना होगा कि ये जैसा लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी किसी का रिजल्ट आ जाता है, तो मिनिमम आपको 2 साल तो प्रिपरेशन के लिए चाहिए ही चाहिए है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है
कि आप अगर एक बार ना रीड भी करने के लिए बैठे, मतलब सिंपली आप सारे बुक्स को एक बार रीड करेंगे तो भी मुझे लगता है आपको 1 साल पूरा रीडिंग के लिए चाहिए, अगर समझ समझ के पढ़ना है तो। फिर आप समझिए, आपको अगर रीडिंग भी करना है, फिर उसके हिसाब से अच्छे से तैयारी भी करनी है, तो आप मान के चलिए कोई भी एग्जाम देने के, जब भी आप सोच रहे हैं कि आपको कौन से साल का एग्जाम देना है, उससे आप 2 साल पहले से तैयारी करना चालू करो। जैसे कि लास्ट वीडियो में शायद किरण मैम ने भी ये बताया था कि जब आपकी प्रिपरेशन 70% हो जाए तभी आप सोचें कि हाँ, अब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर हैं, तो वो बिल्कुल सही बात है। तो आपको बहुत टाइम देना है, तो आप 2-3 चीजें देखिए कि आपका डिटर्मिनेशन क्या है, आपके पास टाइम कितना है, कि आप इतना टाइम दे भी पाएंगे कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ये एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है, ऐसा तो नहीं बीच में आप क्या कहते बैकफुट हो जाएं, आप वापस चले जाएं। तो आपको यहाँ पे इस स्थिति के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि मुझे कभी भी 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, मतलब जितना भी आपको टाइम देना है, जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता तब तक आप इस चीज से पीछे नहीं हट सकते। अगर इतना डिटर्मिनेशन है तो आप ये समझ लीजिए कि हाँ, आप सिविल सर्विसेज के बारे में सोच सकते हैं कि उसकी तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो डिटर्मिनेशन तो पहला स्टेप है ही, और मतलब 100% डिटर्मिनेशन तो बहुत जरूरी है। ठीक। और जब भी देखिए बच्चों, जब भी हम लोग स्टडी करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो होना ये चाहिए कि आप कितना डिवोटेड हैं किसी चीज के लिए। ठीक। डिटर्मिनेशन हो गया कि हमने निश्चय कर लिया कि अब हमें सिविल सर्विसेज करना है, तो डिवोशन इस लेवल का होना चाहिए कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो चारों ओर, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, आपके दिमाग में पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं रहे। मतलब आपका ब्रेन केवल और केवल पढ़ाई के लिए खाली होना चाहिए, दूसरी चीजों का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। मतलब जब आपका दिमाग इस तरीके से काम करना लगेगा, मतलब आपके पास जो भी चारों ओर जो भी आपका एनवायरनमेंट होगा, वो सब थोड़ा मतलब पढ़ाई वाला माहौल होना चाहिए। और आप इतना रम जाएं कि आपको खुद ही नहीं समझ आए कि हम पढ़ाई से जुड़े हैं या पढ़ाई हमसे जुड़ी है। मतलब जब आप दोनों चीजों, आप दोनों लोग इतना अच्छा वो बना लेंगे अपना टाइप, तभी आप, जब 100% अपना डिवोशन दे पाएंगे, तभी आप उस डिवोशन के बाद आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप पढ़ रहे हो या मतलब आप सो रहे हो तो भी वही चीज चल रही है दिमाग में, आप जग रहे हो तो भी वही चीज। ऑल टाइम कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहना चाहिए, वो भी आपके सिलेबस, आपके स्टडी, आपके जो भी आपका गोल है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये डिवोशन जिस दिन आपके अंदर पैदा हो जाएगा, उस दिन आपको कभी भी कोई सक्सेस मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, ये तो तय है। फिर दूसरी चीज है कि 3 चीजों पे आप विशेष फोकस रखिए। एक तो आपका सिलेबस क्या है, ठीक है, सिलेबस पे जरूर फोकस होना चाहिए। फिर डिटर्मिनेशन की बात हमने की, डिटर्मिनेशन। और तीसरी जो बात है वो है कंसिस्टेंसी, कि आपके अंदर आप जो कंसिस्टेंसी मेंटेन जितना रख पाएंगे, उतना ही क्या कहते हैं आपके लिए पढ़ाई में फायदा होगा। ये नहीं होना चाहिए कि आज मेरा मन है तो आज मैंने लगातार बहुत सारे घंटे पढ़ लिया, 10 घंटे, 12 घंटे, जितना भी आपका मन किया पढ़ते चले गए, और अगले दिन मन नहीं किया तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। तो आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अगर आपको पढ़ना है, जितने भी घंटे आप अपनी पढ़ाई के लिए डिसाइड करो, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, जितना भी आपके हिसाब से आपको सुटेबल लगता हो, कंफर्टेबल लगता हो, आपको लगता हो इतने घंटे में हम मैनेज कर लेंगे, तो वो चीज ना रोज होना चाहिए। रोज होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, और जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता तब तक होना चाहिए। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरा वीडियो पॉज हो गया है। यस मैम, नहीं, सुनाई दे आवाज रही आ है। रही है। अच्छा आपकी अच्छा, वीडियो तब भी क्लियर है और आवाज भी आ रही है। ओके सर। बीच बीच में इसमें एड्स फ्लैश होने लगते हैं, तो मुझे लगा कि शायद ऐसा तो नहीं स्क्रीन ना शो विजिबल हो। ठीक है, तो ये चीज आपको मतलब कंसिस्टेंसी पर भी फोकस करना पड़ेगा।
कि आप सिलेबस पे फोकस कीजिए, डिटर्मिनेशन तो आपके पास है ही, और कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और चौथा क्या है आपका, कि जो आप किताबें रेफर करें, किताबें जो लें वो अच्छे बुक्स लें, और बुक्स को अच्छे से स्टडी भी करें। देखिए, बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि आजकल जो कोचिंग का माहौल चल रहा है, कि अगर हमें सक्सेस पानी है तो कोचिंग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मतलब बिना कोचिंग के तो सिविल्स के बारे में हम सोच ही नहीं सकते, या किसी भी कंपटीशन के बारे में हम बिना कोचिंग के बारे में सोच नहीं सकते। तो बेटा, ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इसलिए भी निकाल दो कि आपके सामने मैं एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ, जिसने बिना कोचिंग के ही सिविल को क्या कहते हैं क्वालिफाई किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कुछ अपने मापदंड बनाने होंगे। जैसे कोचिंग में क्या होता है कि वो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, आपको बहुत ज्यादा अपना मटेरियल को कलेक्ट करने में दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। आपको कंफर्टेबल होकर वो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, आपको बस पढ़ने पर फोकस करना है। और जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो थोड़ा आपको मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करना है, किन लोगों से हम गाइडेंस लें, क्योंकि कोई ना कोई हमें गाइडेंस देने वाला रहता है, ये बात सही है। हमारा सिलेबस कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें भी रहती हैं। अगर आपके पास कुछ सीनियर्स हैं या अच्छे लोग हैं जो आपको सही से गाइड कर सकें, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोचिंग की आवश्यकता है। बस कोचिंग में क्या है, एक रेगुलरिटी बनी रहती है। अगर वो रेगुलरिटी आप बिना कोचिंग भी अपनी लाइफ में मेंटेन रख सकते हो, तो आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। आप घर में रह के सेल्फ स्टडी करके लिमिटेड रिसोर्सेज में, इनके पास सीमित संसाधन है, वो लोग भी सिविल सर्विसेज अच्छे से पास कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज क्या, कोई भी गोल बनाओगे वो आप अचीव कर जाओगे, अगर आप अच्छे से अपना फोकस रखते हो तो। ठीक है। अब है क्या कि कोचिंग में जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। मैं जेएनयू से, मैंने सोचा, हिंदी मीडियम, हिंदी बेल्ट से रही हूँ हमेशा। तो मैंने सोचा लो अच्छा एक दो कोचिंग को ट्राई किया जाए कि कोचिंग में कैसे पढ़ाई होती है। तो हमें 1.5 घंटा ट्रेवल करके जेएनयू से नॉर्थ दिल्ली जाना होता था। तो हमने ट्रायल क्लास लिए 3 दिन दृष्टि में। तो 3 दिन में मेरी वो हालत हो गई, जाने में आने में 3 घंटा पूरा वेस्ट। ठीक है। तो फिर लास्टली 3 दिन के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अगर कोचिंग में मेरा इतना समय ट्रैवलिंग में ही वेस्ट हो जाएगा तो हम क्या पढ़ेंगे। तो फिर हमने वो कोचिंग का जो आइडिया था उसको छोड़ दिया, और खुद से सेल्फ स्टडी से फोकस किया। और रही बात कोचिंग के स्टडी मटेरियल की, तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो ऑफलाइन स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। आपको दिल्ली में इजीली मिल जाएंगे, कोचिंग के नोट्स जो हैं वो आपको इजीली मिल सकते हैं। हालांकि उनमें बहुत सारी चीजें तो रहती हैं, लेकिन जो अपडेटेड चीजें होती हैं वो नहीं रहती हैं, वो आपको अपना खुद से ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, कुछ चीजों को खोजने में हमें कई चीजें नई भी पता चलती हैं, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप चाहें तो खुद से वो चीज कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो वो बिना कोचिंग भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, और रिजल्ट अपना निकाल भी सकते हैं, और सफलता मिल भी सकती है। ठीक है। तो होता क्या है, जब आप जाओ, क्या कहते, अ, आप जब फील करोगे ना, चाहे आप कोचिंग से जाओ या बिना कोचिंग से, जिस पल आपको लगेगा आप लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू देने जाओगे, तो वो सेटिस्फेक्शन ही अलग होता है। तो उस सेटिस्फेक्शन को, उस गोल को पाने के लिए आप मेहनत से पढ़ाई करो। ठीक है। एक चीज ये को ध्यान में रखिए कि मल्टीपल एग्जाम्स चूज ना करें। और स्टार्टिंग में तो कतई नहीं कि हम टेट भी कर लें, हम स्टेट का भी दे लें, हम सेंटर का भी दे लें, यूपीएससी भी दे लें, या दूसरे अदर स्टेट्स का भी दे लें। तो वो ऑप्शन अपने लिए बात के लिए छोड़िए, शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं। शुरुआत में एक ही चीज पे फोकस कीजिए, जो भी आपका गोल हो। अगर सिविल सर्विसेज है तो आप उसी पर फोकस कीजिए। ठीक। और दूसरा क्या कहते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ यहाँ पे। बहुत से लोग क्या होते हैं, बच्चे इस उम्र में कुछ कुछ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ क्या कहते हैं, हो सकता है किसी का कहीं पे कोई अफेयर हो या जो भी हो। इन सब चीजों को अगर आपको सीरियसली
सफलता के बारे में सोचना है तो इन सब चीजों को साइडलाइन कर दीजिए। इन सब चीजों में किसी भी साइड की रिलेशनशिप में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि ये इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपको आपके गोल अचीव करने से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए आप हमेशा अपने गोल पे फोकस करो, और कोई भी चीजें हैं इस तरीके की, मेरा ये मतलब आपको सजेशन है, आप मत इन्वॉल्व होइए इन सब चीजों की तरफ। चाहे कोई कितना भी डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करे, आप अपने केवल गोल पर ही फोकस करें। दूसरा पॉइंट मुझे ये लगता है कि जैसे अ, जो आप जो आजकल है कि बच्चे सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो तैयारी के दौरान सोशल मीडिया का यूज लिमिटेड कीजिए। आप उतनी ही चीजों का यूज कीजिए जो आपके लिए लाभदायक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल भी बंद कर दो, बंद ना करो जो चीजें आपकी जरूरी हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे मटेरियल ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और अच्छे अच्छे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स भी मिल जाते हैं। तो आपको बंद नहीं करना है, और आपको करना क्या है कि जिन चीजों में आपका समय वेस्ट हो रहा हो उन चीजों से दूर रहिए। ऐसी जो डिस्ट्रक्टिव मटेरियल्स है ना, इनको आप आइडेंटिफाई करके रखिए, और आप समझिए ये आपको आपके गोल से पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। इन चीजों को आप साइडलाइन कर दीजिए बिल्कुल भी। और तीसरी बात ये है कि हाँ ठीक है, सोशल मीडिया है, कभी कभी क्या होता है, हमने एक वीडियो देखा ट्यूटोरियल, फिर हमें लगता है कि चलो इसमें ये चीज है तो उसके बारे में भी जाने, फिर लगता है कि और भी जाने, फिर लगता है उसके आगे भी जाने। तो बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने सिलेबस पे फोकस रखो। सिलेबस में जो हो आप उतना ही जानिए। मतलब बाकी जानने के लिए तो आपके पास पूरी लाइफ है, जितना जानना चाहें आप जानिएगा आगे। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, अगर आप अपने सिलेबस पे फोकस नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो जब टाइम निकल जाएगा, एग्जाम पास आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा स्टडी में भी नहीं पढ़ना है। अपने सिलेबस के हिसाब से आपको यूपीएससी के लिए जितना चाहिए है आप उतने पे फोकस करो। ठीक। और तीसरी चीज नेक्स्ट ये है कि जैसे टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट है, आप क्या करेंगे, एग्जाम लिखने जा रहे हैं, आपने पहले से तैयारी नहीं की है कि अपने एग्जाम को हम टाइम के हिसाब से कैसे डिवाइड करें, कितने टाइम में हमें कितने क्वेश्चन फिनिश करने हैं। आपने पहले से वो प्रिपरेशन नहीं की, बाद में क्या होता है, जल्दबाजी में या तो आप पूरा लिख नहीं पाते हैं और फिर क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत जरूरी है। आपको देखना है कि क्वेश्चन पेपर में, स्पेशली मेंस में, कितने क्या कहते हैं क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हमें कितने मिनट में लिखना है। कभी कभी होता है लोग लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको अपने पढ़ाई के साथ साथ लिखने की, राइटिंग प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए, अगर 1000 वर्ड्स है और हमको कितना 10 से 15 मिनट में लिखना है, तो आप 1000 वर्ड्स 10 से 15 मिनट में लिख भी पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, ये चीज है। तो इसको ना आप लिख लिख के देखो कि आप कितना लिख पा रहे हो। आप खुद से ही प्रैक्टिस करो। अगर मार्केट में भी प्रैक्टिस सेट्स आते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, आप खुद से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए आप लिमिटेड जो गिवन टाइम है उसमें उसको खत्म कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही आपको क्या है, अभी मैंने बताया आजकल क्या चल रहा है, जैसे बहुत लोग न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते हैं तो वो पूरा पूरा न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहते हैं। ठीक है, फोकस कीजिए, जो आपका टारगेट है उस पर फोकस कीजिए। नहीं तो आजकल बहुत सारे जिस्ट भी आते हैं न्यूज़पेपर के, वीकली आते हैं, मंथली आते हैं, आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। तो आजकल तो बहुत इजी है। पहले हम लोगों के टाइम में ना इतनी सारी चीजें नहीं हुआ करती थी कि हर चीज ऑनलाइन ही मिल जाए। लेकिन आप लोग ऐसे टाइम में हैं कि आपको बहुत सारी चीजें घर बैठे ही मिल जाएंगी। तो उस टाइम का आप यूज कीजिए, और यूज करने के साथ ही अपने गोल पे फोकस कीजिए। जिस पल आप डिवोटेड हो जाएंगे, अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर देंगे,
ये भाव ही नहीं रहेगा कि हम कुछ इससे अलग हैं। यही आपके अंदर है और आपके बाहर भी यही है। जब दोनों जगह ये चीज हो जाएगी कि सिविल ही है और तैयारी ही करना है, तो आपको क्या कहते हैं, सक्सेस मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अब बच्चों को मैं मौका देना चाहूंगी कि वो क्या पूछना चाहते हैं, बताएं मुझे, जी यदि मैडम, उनके कुछ सवाल हो। नहीं सबके क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि आपने जो दो तीन बातें कही हैं, मेजर बॉटलनेक वही है कि कोचिंग जरूरी है लेकिन बिना कोचिंग के नहीं सक्सेस होंगे, ये ऐसा नहीं है। दोनों चीजें हाँ। हैं, घर में भी पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज आपने बहुत बढ़िया बताई कि टाइम मैनेजमेंट करना है और हर चीज नहीं पढ़नी है, हमें क्या पढ़ना है ये जानना है। और तीसरा आपने ये भी कहा कि सारे एग्जाम में एक बार देने की बजाय बल्कि हम एक मेजर फोकस करें कि हम 1-2 साल पहले पूरी तैयारी कर लें सिविल सर्विसेज की, उसके बाद एग्जाम और देते रहेंगे लेकिन पूरा फोकस करना है। और फोर्थ बात आपने जो बहुत बढ़िया शालीनता से कहा कि इस उम्र में बच्चे लोगों को ये ध्यान रखना है कि डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है कि पता नहीं चलता है कि हमारा टाइम का कितना समय नुकसान हो रहा है, तो वो घंटे आपको फिर रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो अगर आप या तो सिविल सर्विसेज को चूज कीजिए, अपने करियर को चूज कीजिए, या उसको चूज कीजिए, दो में से एक पे आपको फोकस करना होगा। तो ये पूजा मैडम की सलाह बहुत बढ़िया रही है। इन तीन चार चीजों को आप मानेंगे तो अवश्य ही सक्सेस होंगे, चाहे आपके पास संसाधन हो या न हो। दुनिया में सफलता उसी को मिलती है जिसके मन में आग लगी रहती है सफलता पाने की। तो और यकीन मानिए सर, जैसे सारे बच्चों ये चीज बहुत मतलब क्लियर है। यदि आपने अभी अपनी लाइफ के 3-4 साल इस तैयारी को दे दिए और आपको जब सफलता मिल गई, तो जिंदगी के जितने भी 50 साल हैं ता उम्र आप इतने खुश रहेंगे, कहीं से भी आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी लाइफ में। लेकिन यदि ये 3-4 साल आपने 100% अपना नहीं दिया, तो फिर अगर आपको आधी अधूरी आपकी तैयारी हुई, तो अगर आपको सक्सेस नहीं मिली, तो आपको वो मन में ना, वो जो होता है ना, एक एक फीलिंग हीन भावना टाइप से आपको हमेशा खाए जाएगी। तो यदि आप सोच रहे हैं तो ऐसे सोचिए कि इसको करके ही हमें आगे बढ़ना है, इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए नहीं। इस टाइप से आप फीलिंग रख के ही काम कीजिए और जिंदगी आपकी आगे बहुत अच्छी कटेगी। और इस समय बिल्कुल भी डिस्ट्रक्ट नहीं होना है। आप 3-4-5 साल बिल्कुल 101% इसी को दीजिए और सफलता कहीं नहीं जा रही है आपसे। जी, तो अब मैडम ने बोला है, अनुराग इसके बाद बोलेंगे। अब ऑप्शन है, सारे लोग जो जिस किसी को भी मैडम से पूछना हो, बुसरा है, किशन है, रश्मि है, अनुराग है, रेखा है, राजरेखा है, शमशाद, विजय, विकास, जिस किसी को भी कोई चीज पूछना हो क्लियर कट, बिना शर्माए, बिना डरे, बिना घबराए मैडम से पूछें और क्वेश्चन करें। उसके बाद अगले वाले सेशन में हमारे अनुराग भी बहुत बढ़िया चीजों से समझाएंगे आप लोगों को। तो हैंड ओवर, किसी को भी कोई क्वेश्चन करना है मैडम से आप पूछें प्लीज। श्रद्धा, आप हो क्या? अच्छा, मुझे लगता है सारे बच्चे बहुत समझदार हैं। नहीं हाँ। नहीं नहीं, क्वेश्चन पूछेंगे। अभी नीतू है, कई लोग आपको टच करना चाहते हैं, कौन पूछेगा क्वेश्चन प्लीज? नीतू। हेलो मैम। हाँ रेखा। हेलो मैम। यस सर। हाँ नीतू, बताओ क्या पूछना चाहते हो, मतलब क्या कहना चाहते हो? मैम मेरा जैसे कि अभी ग्रेजुएशन अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है मैम, तो अभी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में सोचा है कि हाँ मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। तो मैम सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए? जैसे मैम मैं सिलेबस खोलती हूँ, देखती हूँ, एक तो इतना लंबा सिलेबस, फिर मैं जब उसको पढ़ने बैठती हूँ तो फिर जब मैं देखती हूँ तो डीमोटिवेट सिलेबस को देख के कि इतना लंबा सिलेबस है, कहाँ से पढूं, कैसे क्या करूँ। बहुत प्रॉब्लम्स आती है कि कैसे मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, किसको पहले पढूं। तो मैम ये मेरे को समझ में नहीं आता, तो मुझे ये बताइए सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, फिर दूसरे नंबर पे फिर कैसे करके कब आते आते हमको प्री का प्रिपरेशन करना चाहिए, कब मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो मैम ये एक बार हमें बता दीजिए। देखिए, पहली चीज तो प्री और मेंस बहुत अलग नहीं है, ठीक है।
जब आप मेंस पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली प्री के लिए भी आपका प्रिपेयर होता जाता है। वो एक अलग बात है कि हम 1-2 महीने पहले प्री पे अलग से फोकस करते हैं, वो एक चीज अलग है। रही बात बेटा पढ़ने की कि क्या हम शुरू करें, आप अपनी आंखें बंद करो, खुद से पूछो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है इन सब में, ठीक है? तो अगर आपको वहां अपने अंतर मन से ये जवाब मिलता है तो आप उस सब्जेक्ट से शुरू करो। अदरवाइज क्या कहते हैं, स्टार्ट विथ इजी सब्जेक्ट जो आपका, जिसमें ज्यादा टाइम तक आप पढ़ने में इंटरेस्ट लगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट के साथ आप शुरू मत कीजिए, जैसे कि इकोनॉमिक आप एकदम से मत उठाइए। आप हिस्ट्री के साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम अपने पीछे क्या हो रहा है वो जानने के लिए, क्या हुआ है सॉरी, वो जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं कि कैसे हम यहाँ तक पहुंचे, हमारा सोसाइटी यहाँ तक कैसे पहुंचा। तो आप हिस्ट्री को पढ़ सकते हो, कहानी की तरह आप पढ़ते रहिए। बहुत ये प्रेशर मत लीजिए कि आप कोई तैयारी कर रहे हो, ठीक है? आप बस पढ़ते रहो, बस पढ़ो, मतलब बस पढ़ते रहिए, तैयारी तो अपने आप हो जाएगी। बस आप पढ़ते रहिए और चीजों को धीमे से, फिर धीमे धीमे जो माइंड है आपको वो चीजें अपने आप सेटल करना शुरू कर देगा। तो और एक सब्जेक्ट को पहले उठाइए, पढ़िए, और हिस्ट्री से शुरू करना मेरे ख्याल से बेहतर है। बाकी चीजें अगर आपको कुछ पॉल साइंस अच्छा लगता है तो आप उससे भी शुरू कर सकते हो, लेकिन इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप पढ़ते हो तो आपका इंटरेस्ट जो है ना वो जागता जाता है। तो आप हिस्ट्री से शुरू करो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो, ठीक है बेटा? यस, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? रेखा बोल रही थी आप। यस सर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ बेटा बताओ। मैम ये था, जैसे कि नीतू दीदी ने पूछा तो आपने मतलब आंसर किया कि जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगे उसको पहले स्टार्ट करें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इंटरेस्टिंग ना लगे तो उसको कैसे पढ़ें, उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाए? आ, देखो बेटा, अभी हमने ये चीज आपको बताई कि डिवोशन, समर्पण, जब आप किसी चीज के प्रति समर्पित हो जाते हो, ठीक है, तो फिर वो अच्छा ना लगे ऐसा हो सकता है? ये अच्छा बताओ। आप नहीं मतलब मैम, समर्पण का जैसे मतलब आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हो। अगर सरल शब्दों में कहें कि अब आप इतना ज्यादा प्यार करते हो कि उससे अलग रह ही नहीं सकते। तो जिसे हम प्यार करते हैं तो वो तो हमें अच्छा लगता ही लगता है, नहीं लगता है? तो लगता है मैम। ऐसा देखो बेटा, सिविल सर्विसेज में अच्छा लगना है या नहीं लगना, यू हैव टू रीड, आपको करना तो है ही। तो यही एक पॉइंट है, मैं इसी को बस क्लियर करने चाह रही हूँ। कोई भी बर्डन समझ के नहीं पढ़ना है, बहुत ही इजी गोइंग स्टडी होनी चाहिए जो आपके दिमाग पे प्रेशर बिल्कुल भी ना डाले, जिससे आपको उसमें डर लगे। क्योंकि अगर आपके दिमाग में प्रेशर रहेगा तो जो चीज आप पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे, उसको समझ यस। नहीं पाएंगे। तो बहुत ही इजीली पढ़िए, स्मूथली पढ़िए, ऐसे अपने सीनियर्स को ढूंढिए जो वो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है उसको इजी वे में, सरल शब्दों में आपको समझा पाए। तो आप पहले उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें है क्या, इसके मतलब बेस में इस सब्जेक्ट के क्या है। बजाय एकदम से किताब उठाने के आप पहले किसी से हल्का फुल्का पूछिए इस सब्जेक्ट के मूल में क्या है और किस बारे में है ये सब्जेक्ट, फिर आप उसको धीरे धीरे पिकअप करना शुरू कीजिए। ठीक यस है मैम, बेटा? मैंने एक्चुअली डायरेक्ट से ही शुरू कर दिया था इसमें। जैसे कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो मैं पढ़ते जाती हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो नहीं लगता है ना, वो एक ही दो पेज पढ़ने पे बोरिंग सा फील होने लगता है। हाँ बिल्कुल। तो बेटा सिविल में बोरियत जैसी तो कोई चीज नहीं है, हमें सारे सब्जेक्ट से ही प्यार करना है और सारे सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना है कि वो सब हमारे अंदर आ जाएं, ताकि जब भी आपको ऐसा लगे, वो जब भी आपको लगे कि अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, वो अंदर से आपके बाहर उसका जवाब निकल आए तुरंत। ठीक है? तो इस तरीके हम्म। से आपको स्टडी को करना है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहना चाह रही हूँ, मतलब आप ऐसा ना समझे कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एकदम से इसको ना घोल के पी जाओ, वो चीज बिल्कुल भी नहीं। आप इतना पढ़ो कि वो आपके अंदर, वो नॉलेज जो है वो आपके अंदर आए और वो नॉलेज कभी भी आपसे अलग ना हो। मतलब
ताउम्र वो चीज है, कितना आप उसको अंडरस्टैंड करो, उसको समझो और उसको अपने मतलब बिहेवियर में इम्प्लीमेंट करो, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, तो आपको समझ में आएगा कि हमारी थ्योरी क्या है, जो हमने पढ़ा है वो हमारी लाइफ में किस तरीके से एप्लीकेबल है चीजें। तो कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है वैसे, कौन सा बोरिंग लग रहा है? वो पोल साइंस है। पॉल साइंस तो बहुत आसान है, मेरा तो फेवरेट रहा है हमेशा। मैं मैम से आपको एक्चुअली बताऊं, मैम एक क्वेश्चन और था, जैसे कि मैंने उसका एनसीईआरटी सिर्फ 10 तक किया हुआ है, 11th 12th मैंने नहीं पढ़ा, तो क्या ये एकदम कंपलसरी है कि मुझे एनसीईआरटी पढ़ना ही है अभी? बेटा क्या मैं एनसीईआरटी मैं बता रही हूँ, जो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए लोग बोलते हैं, सारे टीचर्स बोलते हैं कि एनसीईआरटी से ही शुरू करो। एनसीईआरटी क्या है, आपको सरल शब्दों में बहुत डिटेल में समझा देगा, इसलिए लोग एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए बोलते हैं। आप डायरेक्ट अगर किसी अच्छे ऑथर की बुक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं कहीं बहुत ऐसे वर्ड्स दिए हैं जो आपकी समझ से बाहर हैं। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाया जाता है, वैसे ही जो ए बी से लेकर है वो आप पढ़ पाएंगे। तो मुझे भी लगता है एनसीईआरटी इस मामले में बहुत बढ़िया है, जो आपको समझा पाएगा, जो जो ओके होता है ना, मैम। बेसिक क्लियर कर देगा आपके एनसीईआरटी, ये चीज है। ओके, और थैंक मैं यू। और बताओ, और कोई बच्चा? और किसी के कोई क्वेश्चन? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ बुसरा बोलो। कोई लोग मैम अपना मैं वीडियो नहीं ऑन कर रहे हैं, वीडियो ऑन करने से और बढ़िया रहता है। हाँ बेटा, वीडियो ऑन करो, ये तो बहुत अच्छी बात सर ने कही। पूछो बुसरा, मैं वेलकम। मैं बीए सेकेंड ईयर में हूँ अभी। पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश और सोशियोलॉजी मेरी सब्जेक्ट है। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा ऑप्शनल इसी वक्त मैं पढ़ूँ तो तैयार हो जाए। सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो वो भी इंटरेस्टिंग लगता है, या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं वो भी अच्छा लगता है। इस दोनों में कंफ्यूज हूँ कि कैसे मतलब कौन सा चूज करूँ और उसी को मैं पढ़ूँ, ऑप्शनल तैयार हो जाए। पूजा मैडम, आपके अब जवाब देने के पहले मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। देखिए, अभी रेखा बोल रही थी कि पॉलिटिकल साइंस इसको इंटरेस्ट नहीं आता, और बुसरा बोल रही है पॉलिटिकल साइंस इतना इंटरेस्टेड है कि वो सोच रही कि ये ले या वो ले। रेखा, तुम बुसरा से भी एडवाइस ले सकती हो। यस सर, मैं शाम वाले सेशन में इसे डिस्कस करूंगी। तुम लोग एक ग्रुप है, पूजा मैडम, एक ग्रुप है सारी लड़कियों का। ये बुसरा, रश्मि, रेखा सब आपस में जुड़ी हुई है, नीता। तो बहुत सारी समस्याओं का तुम लोग का तो एक दूसरे से रिलेशन से भी रिजोल्यूशन मिल जाएगा। देखो, बुसरा ने बताया कि उसको पोल साइंस क्यों तुम पूछो उससे क्यों पोल साइंस उसको पसंद है, बाद में पूछना। अभी पूजा मैडम रिप्लाई करेंगी जी। पूजा मैडम। तो बेटा ऐसा है, आप चूज नहीं कर पा रहे हो, तो मेरी मतलब आपको सलाह ये है कि अभी आप दोनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है? सोशलॉजी जो है आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगा, ठीक। और आपका पॉल साइंस जो है वो भी लाइफ लॉन्ग काम आएगा, ठीक है? अभी दोनों अच्छे से पढ़ो, थर्ड ईयर के बाद देखना किसमें नंबर अच्छे आते हैं, मतलब मार्क्स इन द, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जिसमें आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, प्रोफेसर्स ही देखिए कॉपी चेक करते हैं, तो आपके राइटिंग स्किल्स किसमें ज्यादा अच्छे आ रहे हैं वो आप देखिएगा, ठीक है? तो पॉल साइंस आपका इसमें जीएस में भी आधा सिलेबस कवर हो जाता है, अगर आप एज ए सब्जेक्ट लेते हो तो उसमें बहुत ज्यादा अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सोशियोलॉजी की बात करें तो आपको अलग से लेना पड़ेगा, और सोशियोलॉजी का भी सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरा भी ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहा है और मेरा पीएचडी भी सोशियोलॉजी में ही है। तो वो मतलब सिलेबस भी बहुत वास्ट है, तो आप अभी रुक जाओ, अभी एक साल आपके पास है, फिर देखो कि आप किस में अच्छा कर पा रहे हो। आपको पॉल साइंस ही रखना है ऑप्शनल, या सोशियोलॉजी रखना है? दोनों में ही मार्क्स अच्छे आते हैं, आप कुछ भी रख सकते हो। अभी थोड़ा सा वेट करो, इस सवाल का आंसर आपको खुद ही मिलेगा एक साल के बाद। ओके मैम। अच्छा, एक चीज मैं ये कहना चाह रही हूँ सभी बच्चों से, बहुत से लोग क्या करते हैं, केवल प्री की ही प्रिपरेशन कर लेते हैं कि जल्दबाजी में कि चलो प्री कर लें, और उनका
कह लीजिए कि अच्छी तैयारी है, या मतलब बाई लक कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, बिना तैयारी के तो खैर निकलते ही नहीं है। अच्छी तैयारी की वजह से उनका प्री निकल गया, उन्होंने मेंस के बारे में सोचा ही नहीं। तो अब क्या है, प्री और मेंस के बीच जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है, और आप मेंस के लिए 2-3 महीने में कतई भी प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए पहले आप मेंस पे फोकस करो, और मेंस के साथ प्री तो होते ही जाएगा। तो क्योंकि Yes. बाद में इस तरीके की चीजें आपके सामने ना आए, तो आप लोग अपनी तैयारी ऐसे रखिए जब तक आपका एक वो जो मैम भी कह रही। ओके, तो जो मैं कह रही थी ना कि आपके पास ना फिर टाइम नहीं होगा, दो एग्जाम के बीच में टाइम बहुत कम होता है, तो पहले से ही मेंस पे फोकस करके चलिए, क्योंकि मेंस ना बहुत अलग होता है, बहुत सिलेबस भी बड़ा है, आपको कवर करने के लिए ही बहुत टाइम चाहिए। और देखो बेटा, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा, अगर आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी है। देखिए कभी कभी क्या होता है, लोगों का एक ही बार में निकल जाता है, किसी किसी का सेकंड टाइम में निकल जाता है। तो आप कोशिश, आप ऐसे तैयारी करो कि आपका फर्स्ट टाइम में ही निकल जाए। आप मतलब 100% तैयारी करके ही बैठो। और हाँ, एक आध चांस देखने के लिए कि कैसा पेपर पैटर्न होता है, आप ले सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। और क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जो थोड़ा सा जो हमारा वो होता है ना, कि हम एक साइकोलॉजिकल फियर भी होता है ना, हम डर जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जानबूझ के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं जो हमें आते होते हैं। तो वो क्वेश्चंस गलत ना हो, उसके लिए वो कॉन्फिडेंस लेवल पहले ही डेवलप होना चाहिए। ये हमेशा होता है, कुछ 2-4 क्वेश्चन आते हुए भी इंसान गलत कर देता है। तो उन सब चीजों से हम बच सकते हैं अगर पहले से हम अच्छी तैयारी रखें, और अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस हो हमारे अंदर कि हाँ हमारी पूरी तैयारी है। और बताओ बेटा, और किसी को कुछ पूछना है? तो अब मैडम ऐसा करते हैं कि अनुराग साक्या हैं, वो थोड़ा शेयर करेंगे, आप जी जी। कंटिन्यू कीजिएगा, वो अपनी बात बताएंगे, क्योंकि वो आपके बच्चों के और आपके बीच में है। ही इज ऑल्सो एन स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड बट टेकिंग कोचिंग फ्रॉम दिल्ली। तो जो उनका अनुभव है वो शेयर करेंगे, तो बच्चे लोग उससे नॉलेज गेन करेंगे, और आप थोड़ा सा, और हम आप देखेंगे उनके में कितना डेवलपमेंट है, उनकी क्या डिफिशियंसी है, हम उनको थोड़ा सा ट्रेंड करेंगे। तो अनुराग को दोनों तरफ से, एक तरफ से स्टूडेंट रहेंगे, दूसरी तरफ से टीचर रहेंगे, उनके बीच में सैंडविच में काम करना होगा। तो वेलकम टू अनुराग। हम और आप रहेंगे, बाद में आंसर सेशन में कोई क्वेश्चन होगा, मैडम और अनुराग आप दोनों लोग देंगे। अनुराग हैप्पी बर्थडे के साथ प्लीज ज्वाइन अस। थैंक यू सो मच। और शिवा चैतन्य, शिवा आप अनुराग को कुछ वो पीपीटी शेयर करेंगे, आप उनको वो दे दो। एक्सेस दे दीजिए सर, मैं दे रहा हूँ। यस, ओके। शिवा विल फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। पहले तो मुझे वेलकम करने के लिए और दूसरे को वेटेज करने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। ओके, जैसा मैंने बताया कि हम किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और बच्चों को बहुत एक क्वेरीज थे कि स्टार्टिंग में अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो मैं उसके लिए पीपीटी तैयार किए, जिसके थ्रू मैं आपको इजी पीपीटी की हेल्प से समझा सकता हूँ कि हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्टिंग फेज में किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। अनुराग, आपके दो माइक, आपकी आवाज डबल हो रही है। सॉरी आपकी सेकंड आईडी से भी वो माइक ऑन है। अब ओके 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 सर जी। सर मुझे एक्सेस दे दीजिए, मुझे अनुराग के नाम से। शिवा चैतन्य, Yes, sir. give him access, he will display his PPT. Yes, sir. I made him host, sir. Sir, is there any other name? नहीं, अनुराग जिसमें मेरी फोटो शो होती है ना, उस वाले में कर दीजिए। मैं एक लैपटॉप से और Okay, okay, sir. Okay, sir. I'm making. ओके Madam, अगेन Shiva Chaitanya is a nice person. He is also IIT Mumbai से BTech and Master. He is doing his job and he is also supporting us. Shiva is a brave student. Please. Yes, Anurag. सर अगेन थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वेलकम करने के लिए, और दूसरा मुझे बर्थडे विश करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जैसे सर ने बताया कि बच्चों को जनरली प्रॉब्लम आ रही है कि हम स्टार्टिंग में अपनी प्रिपरेशन को कैसे करें स्टार्टिंग फेज में।
तो उसके लिए मैंने एक पीपीटी बनाई है जिसके थ्रू मैं इजीली से मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि हम किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो यस, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ, जी भैया, हो रही है। जी ठीक है। इस पीपीटी का मैंने टाइटल डाला है आई एम एस्पिरेंट। जनरली हम अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले हमें एक एस्पिरेंट बनना पड़ता है, तभी हम उस तैयारी को स्टार्ट कर पाते हैं और सक्सेस पा लेते हैं, पा पाते हैं। इसलिए मैंने पीपीटी का नाम दिया आई एम एस्पिरेंट, मतलब हम सब एक एस्पिरेंट है। अगर एस्पिरेंट बनेंगे तभी हम उस चीज को स्टार्ट कर पाएंगे अपनी प्रिपरेशन को। तो हमारा जो टॉपिक है इसमें, तो वो हमारा ये कि स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज का। तो हम इसमें 3 चीजों पे फोकस करेंगे कि हमें अपनी स्ट्रेटजी को कैसे स्टार्ट करें। तो हमने सबसे पहले 3 सोर्सेज पे फोकस करना है, सिलेबस, सोर्सेज और स्ट्रेटजी। तो हम पहले सिलेबस पे देखते हैं कि अगर हम किसी भी तैयारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा सिलेबस से पहले कि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या है कि कितने पेपर्स होते हैं, पेपर की फेजेस क्या हैं। तो मैंने यहाँ पे पीपीटी में बना रखा है, जैसे हमारे प्रीलिम्स होते हैं, फिर प्रीलिम्स के बाद मेंस का एग्जाम होता है। पहले हमें प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, फिर मेंस की तैयारी करनी पड़ती है। तो सिलेबस में बेसिकली मैं समझ सकता हूँ कि आप सबको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि मेंस में हमारे 4 पेपर मेंस के जनरल साइंस के होते हैं, 2 एक इंग्लिश का होता है, एक हिंदी का होता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं समझता हूँ कि आप सबको होगा। तो हमें पता है कि जीएस का पहले, सबसे पहले हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमें सिलेबस को करना चाहिए, कि पता करना चाहिए कि सिलेबस क्या है। तो जैसे हमें पता है जीएस 1 में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी, जीएस 1 का पेपर में ये होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ना सारा सिलेबस पहले याद होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, उसके बाद ही हमारे किसी चीज की प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि अगर हम सपोज करो कि हमें लखनऊ जाना है, पर हमें ये पता होना चाहिए लखनऊ कौन कौन सी गाड़ी जाती है, कितने नंबर की बस जाती है। तो सेम सिलेबस हमारा वही काम करता है। अगर हमको सिलेबस के बारे में पता होगा तभी हम किसी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं पर उनको एग्जैक्ट सिलेबस ही नहीं पता होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हम सोर्सेज, कि हम सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोर्सेज भी ना हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पता चलेंगे। अगर हम यूपीएससी के वेबसाइट पे जाके यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करते हैं, तो सिलेबस में हम सिलेबस को हम स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। इवन मैंने अभी अपने सीनियर से बात करा है, बहुत बात करी है, टीचरों से मुझे जानने को मिला है कि मैं ना अपने सब्जेक्ट के साथ साथ हमें सिलेबस के बारे में भी टिप पे याद होना चाहिए। तो हमारे पास, सबके पास ना एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए सिलेबस की, हमारे सामने जहाँ पे हम स्टडी टेबल पे पढ़ रहे होते हैं। तो उस पर लगी होनी चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। फिर हमारे पीवाईक्यूज, मतलब हम जीएस की तैयारी कर रहे हैं, सपोज करो हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस में हमें पहले सिलेबस हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या क्या है जीएस का। फॉर एग्जाम्पल करते हैं हिस्ट्री में, हिस्ट्री में क्या क्या है, मिडिवल हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री, और बहुत इसके अंदर डीप है कि इसमें हिस्ट्री में कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना। अच्छा, पढ़ना कैसे, क्या पढ़ना है, वो हमारे हेल्प करता है पीवाईक्यूज, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि हाँ ट्रेंड क्या चल रहा है, क्वेश्चन यूपीएससी पूछ क्या रहा है हमसे। क्योंकि अभी बच्चे ने पूछा, मैम जब बोल रही थी कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा फास्ट है। आई नो, बहुत ज्यादा फास्ट है, यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। बट उठाता कहाँ से, उनका एक ट्रेंड चल रहा होता है 5 साल से, लास्ट 5 ईयर से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से नहीं। तो अब इतना ज्यादा नहीं पढ़ सकते हम। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो 4 साल तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई एक ऐसा भी है जो इसी साल तैयारी कर रहा है और इसी साल एग्जाम निकालता है। वो करता है क्या, उसमें डिफरेंस क्या होता है, वो होता है पीवाईक्यूज, मतलब वो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को रीड करता है, जिससे उसे पता चलता है कि यूपीएससी पूछ क्या रहा है। तो उसे एक आइडिया लग जाता है कि हाँ वो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पीवाईक्यूज हमें हेल्प करती हैं। फिर आते हैं पढ़ रहे हैं कहाँ से। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने भी जस्ट ग्रेजुएशन पास करी है, ग्रेजुएशन में है, जिन्होंने अभी 12th पास कर दी है, वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो एनसीईआरटी से हमें ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग लर्निंग फोकस मतलब हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, तो मैंने ह्यूमैनिटीज इतनी नहीं पढ़ी है, तो मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं थी। तो मैंने ना स्टार्टिंग में अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एनसीईआरटीज पढ़ी। मैं रेफरेंस बुक भी पढ़ सकता था, पर उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगता, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। एनसीईआरटी ने मेरा अंदर का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप करा। और दूसरा बात है एनसीईआरटी का क्या है कि अभी बहुत से क्वेश्चन ना डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ जाते हैं। तो मैं मस्ट नीड हो जाता है कि हम एनसीईआरटी पढ़ें, 9 to 12 मस्ट नीड है। अगर हमें ह्यूमैनिटीज की हमारे पास नहीं रही है प्रीवियस ईयर में, फॉर एग्जाम्पल हमने ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ी ह्यूमैनिटीज, तो हम 9 to 12 6 to 12 पढ़ लेंगे। अगर हमने पढ़ी हुई है देन हम 9 to 12 को प्रेफर करते हैं। फिर आता है रेफरेंस बुक। सबको पता है कि पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत,
एशियन हिस्ट्री के लिए RS शर्मा, इकोनॉमिक्स के लिए RS शर्मा उनको भी पढ़ते हैं। तो ऐसे, और इन्वायरमेंट के लिए IS शंकर को पढ़ते हैं। तो रेफरेंस बुक का सबका पता है। अगर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं फिर ये रेफरेंस बुक में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अच्छा, अगेन फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन हमें क्या पढ़े, बहुत ज्यादा सिलेबस है करंट अफेयर। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं ना तो हमें पता चलता है कि चल क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मणिपुर में वो चल रहा है, तो मणिपुर में 3-4 चीजों का जिक्र हो रहा है। पहले तो उसमें राष्ट्रपति शासन का जिक्र हुआ था। तो हमें यहाँ पे पता है कि पूरे राष्ट्रपति शासन को, पॉलिटी से हमें पता चलेगा, हाँ यहाँ पे हमें पॉलिटी से हमें राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। और दूसरा फिर आ जाएगा इसमें, फिर मणिपुर से हमें पता चलता है अच्छा यहाँ के कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पता चल रहा है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का हमें पता चलेगा तो हाँ हमें पता है कि इंटरनल सिक्योरिटी में मणिपुर के बारे में आ सकता है, क्योंकि ये करंट का टॉपिक चल रहा है। तीसरा फिर आता है इसके हिस्टोरिकल रीजन क्या है, जियोग्राफिकल रीजन क्या है। तो करंट अफेयर ना हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि यूपीएससी हमें किस वे में हमें क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हमारे सोर्सेस हो सकते हैं पढ़ने के लिए। तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दैट मैं पॉलिटी पढ़ता हूँ, तो मैं भी कोचिंग ले रहा हूँ, तो मेरे लिए मैंने यहाँ पे अपने सोर्सेज लिख रखे हैं। ये मैं चाहता हूँ कि जैसे आप भी पढ़ते हैं तो हर एक एस्पिरेंट अपने सब्जेक्ट रखे, उसके सोर्सेज खुद पहले से डिसाइड कर ले। ऐसा नहीं कि मैं अभी आप बता रहा हूँ कि मैंने एम लक्ष्मीकांत पढ़ता हूँ तो आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ने लगे, फिर कोई भैया आते हैं वो बताएंगे कि मैं डीडी बसु पढ़ता, फिर आप नेक्स्ट डीडी बसु पढ़ने लगे। नहीं, अपने आप को खुद का एनालाइज कीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो पढ़िए, पर उसको फिर स्टैटिक लीजिए। अच्छा, यूपीएससी ये नहीं कहता कि आप मल्टीपल चीजें पढ़ें, यूपीएससी कहता है एक चीज को बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा। तो आप एक चीज को बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि तो आपको ये है कि आप उसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा घुमा फिरा के, मतलब एग्जैक्ट टू द पॉइंट नहीं आते। तो आप ये है कि जैसे क्लास नोट्स में प्रेफर करता हूँ, एम लक्ष्मीकांत प्रेफर करता हूँ रेफरेंस बुक के लिए। करंट अफेयर्स के जो हॉट न्यूज चल रहे हैं, जैसे अभी हमारे गवर्नर के बारे में चर्चा हो रही थी। गवर्नर, जैसे महाराष्ट्र में गवर्नर के बारे में हो रही थी कि गवर्नर की क्या क्या पावर्स होती हैं, और एंटी डिफेंशन लॉ क्या होता है, इन चीजों के बारे में, क्योंकि महाराष्ट्र में चला था, अदला बदली हुई थी, तो उस चीज के बारे में हमें पता चल जाता है कि हाँ हमें क्या क्या पढ़ना है पॉलिटी के टॉपिक हो गए। मैगजीन्स का हम रेफरेंस ले सकते हैं मंथली, जैसे सपोज करो मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ पा रहा, डेली न्यूज पेपर नहीं पढ़ पा रहा, तो मैगजीन्स के हम मंथली मैगजीन लेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि क्या क्या हॉट टॉपिक चल रहे हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करते हैं। अगर हम ऐसे नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि अराउंड 1000 पेजेस होते हैं, 600-700 पेजेस होते हैं लक्ष्मीकांत में, हम इतना नहीं पढ़ सकते। हम यहाँ से टॉपिक उठाएंगे पॉलिटी में कि ठीक है गवर्नर के बारे में, तो हाँ फिर हम लक्ष्मीकांत को लेंगे, गवर्नर का जितना भी चैप्टर दिया है उससे हम पढ़ लेंगे। इस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ऐसे ही करें, ये एक मैं तरीका बता रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हाँ क्लास नोट्स हो गए, बेयर एक्ट्स हो गए, पीवाईक्यूज। हाँ पीवाईक्यूज आपको हर एक सब्जेक्ट के पढ़ने की, हाँ क्वेश्चन किस तरह से पॉलिटी में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी का अलग ट्रेंड हो सकता है और इंटरनल सिक्योरिटी का अलग ट्रेंड हो सकता है। तो पीवाईक्यूज हमें हेल्प करते हैं कि हाँ हमें आंसर किस तरह से करना है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। आईआरस के लिए सेम, मैं क्लास नोट्स प्रेफर करता हूँ, करंट अफेयर प्रेफर करता हूँ, मैगजीन्स प्रेफर करता हूँ। पीआईबी एक जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, एमई मिनिस्टर ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स, उनकी मैं वेबसाइट को रेफरेंस करता हूँ। इस तरह से हम अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। और हाँ लास्ट में आता है हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी सिंपल है 3 चीजों में, सिलेबस, पीवाईक्यूज और टॉपर आंसर राइटिंग। अगर हमें सिलेबस पता है तो हमें पता है कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपी पूछना क्या चाहता है पहली से। पीवाईक्यूज से होता है कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। दूसरी चीज अगर हमें पता चल जाए कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, टॉपर आंसर राइटिंग से ठीक है हमें लिखना नहीं आ रहा, तो टॉपर की हम आंसर राइटिंग देखेंगे। ऑनलाइन वेबसाइट पे अगर सर्च करोगे तो बहुत जगह मिल जाएंगे जहाँ पे टॉपर से अपनी आंसर राइटिंग अपलोड कर रखी है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आंसर कैसे देना है, बॉडी कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन पार्ट कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है। तो इस तरीके से हमें ये हेल्प करता है, ये हमारी होनी चाहिए जो मैं फॉलो करता हूँ। मतलब मुझे कोई अगर नया सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहा हूँ, पहले मैं सिलेबस देखता हूँ, सिलेबस में इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में कितनी चर्चा की है, क्या क्या पूछा गया है। देन पीवाईक्यूज में किस तरह से क्वेश्चन आए गए हैं। फिर टॉपर आंसर राइटिंग देखता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस तरीके से आंसर लिखे गए हैं टॉपर्स के द्वारा। तो ये सारी चीजें। फिर आता है प्रोग्रेस रिपोर्ट। अगर मैं एक एस्पिरेंट का सबसे बड़ा होता है कि मैं अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी लिखूं कि मैं डेली का मैंने वीकली का मैंने कितना अपग्रेड किया है, मैंने कितना प्रोग्रेस की है, मंथली बेसिस पे मैंने कितना किया है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, जैसे मैं हर एक मंथ का प्लान बनाता था। तो 54 लास्ट 54 डेज का मेरा प्लान था, 2010 से लेकर 24 सितंबर जो मेरे चल रहा है, कि मुझे इसके अंदर पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, आईआर एंड ऑप्शनल वो मुझे कवर करना है।
तो सेम फिर अगले 25 टू 4 नंबर का मैंने प्लान, तो मतलब आप वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अपना शेड्यूल बना सकते हैं और एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बना दें, हाँ कि मैंने पॉलिटी में कितना कवर कर लिया, इसमें कितना कर लिया, और इस तरह से चार्ट भी आप बना सकते हैं, तो आपको हेल्प करेगा। इसलिए हर किसी के पास टीचर नहीं होते, हर किसी के पास गाइडेंस नहीं होती है। वी आर लकी दैट कि हमारे पास IAS एस के कुशवाहा और पूजा मैम जैसे गाइडेंस हैं इनकी, जो हमें हेल्प करते हैं कि हाँ आप इस तरह से कर सकते हैं, हर किसी के पास नहीं होते। तो आप इस तरह से अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ मैंने कितनी प्रोग्रेस करी, कितनी प्रोग्रेस नहीं करी। सेम जैसे मैंने जीएस का है, जीएस के मैंने सारे टॉपिक लिख लिए, आर्ट एंड कल्चर, एशियन हिस्ट्री, तो मैंने उसमें कितना कंप्लीट हो गया, कितना पेंडिंग हो गया, इस तरह से आप पूरी टैली बना सकते हो अपने आप को प्रोग्रेस करने के लिए कि हाँ कि आपने कितना रह गया कितना नहीं। क्योंकि जनरली होता है कि 22 सब्जेक्ट हैं, 22 बुक्स हैं, हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता, हम पता नहीं चलता। अगर हम इस तरह से नोट करते रहेंगे कि हाँ मैंने इस टॉपिक में, पॉलिटी में मैंने ये कवर कर लिया, हिस्ट्री में मैंने इतने टॉपिक्स कवर कर लिए, तो हमको पता होगा कि हमें किसमें कितना पढ़ना है, किसमें कितना नहीं। क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, बाकी चीजें कोई लिमिटेड नहीं है, सिलेबस अनलिमिटेड है कह सकते हैं, और टाइम हमारे पास है ऐसा है जो एक लिमिटेड है। तो अगर हमारे पास ये प्रोग्रेस रिपोर्ट देगी जो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एट लास्ट कंक्लूजन हमारा ये सिलेबस PYQ प्रॉपर आंसर राइटिंग, अगर हम इन चीजों के बारे में पता है तो हमें किसी की भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें खुद सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि सिलेबस में क्या है, क्या किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे लिखते हैं। अगर ये चीजें पता होगी तो यूपीएससी क्या कोई भी एग्जाम, वर्ल्ड का कोई भी एग्जाम टफेस्ट नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अगर जो 2024 का प्रिपरेशन एग्जाम देना चाहते हैं, 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मस्ट नीड है कि आपका दिसंबर तक आपको ऑप्शनल, जो कि सबसे बड़ा खेल यूपीएससी में ऑप्शनल का होता है, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरा टारगेट ये है कि दिसंबर तक मेरा ऑप्शनल अगर रेडी रहेगा, देन फिर मैं आगे प्रिपेयर कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल हाँ, तो मैं आगे फिर ये रहेगा कि दिसंबर के बाद फिर मेरा क्या होगा, उसके बाद मैं 2 बार रीडिंग कर लूंगा मेंस तक। एक मैं आपको एक PPT शेयर करूँ जिसमें मैंने यहाँ पे टारगेट बना रखा है, एक मैंने वेट 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 ये सुन रहा कुछ और बोलना है क्या? जी 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 जैसे मैंने यहाँ पे अपना टैली बना रखा है। जैसे प्रीलिम्स में अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या, शो हो रहा है क्या स्क्रीन? नहीं, वो आपकी लास्ट स्लाइड लास्ट स्लाइड हो रही है। अच्छा, मैं एक्सेल सीट भी शेयर कर रहा था। चलिए मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने हर एक चीज का मैंने अपना एक्सेल सीट बना रखी है कि मेरा कितना सिलेबस हुआ है, कितना सिलेबस नहीं हुआ। तो आप भी अगर इस तरह से करेंगे तो आपको हेल्प करेगा, आपको सेल्फ मॉनिटरिंग में हेल्प होगा कि आप कितना कर सकते हैं। और जो लोग 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तो मस्ट नीड अपना ऑप्शनल दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बिकॉज अगर आप दिसंबर तक अपना कंप्लीट कर लेते हैं अपना ऑप्शनल, तो आपका मेंस लिख लेते हैं। अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है मई में, तो आप सितंबर तक आपकी 2 या 3 बार रिवीजन हो जाएगा। और जो सबसे बड़ा जो खेल होता है मेंस के और प्रीलिम्स अगर आपका निकल जाता है, वो ऑप्शनल का होता है। वही आपका रैंक डिसाइडर होता है कि आपको IAS मिलेगा, IAS मिलेगा या IPS मिलेगा, सो IPS और IFS मिलेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। थैंक यू अनुराग, थैंक यू मैडम। ये अनुराग है। एवरी डे जो एक हम होंगे कामयाब ग्रुप है, उस ग्रुप में ये इंग्लिश के न्यूज़पेपर की जो क्लिप्स है जो पढ़नी है वो स्पेसिफिक डालते हैं। मतलब पूरा न्यूज़पेपर में क्या जिस्ट है उसको ये डालते रहते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मुझे एग्जाम नहीं देना, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, मुझे 10 मिनट में न्यूज मालूम हो जाती है पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या है। और अपनी प्रिपरेशन कर रही, आप इनके बारे में कुछ कहना चाहती हैं और सजेशन देना चाहती है वो दीजिए, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछेंगे मैडम। नहीं अनुराग, आपने ये बहुत, जैसे आपने बताया ना, करंट अफेयर्स को मतलब सब्जेक्ट में ले जाके कैसे हमें स्टडी करना है, ये इन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई। ये सभी बच्चों को इस पे ध्यान देना है कि करंट में क्या चल रहा है। जैसे कि मणिपुर का इंसिडेंट लिया, तो मणिपुर की जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल या जितनी भी वहाँ की चीजें हैं आपको जाननी है, समझनी है, क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे और प्री में भी पूछे जाएंगे और मेंस में भी पूछे जाएंगे। तो अगर ये वाली स्ट्रेटजी रहती है
तो ये एक ना तैयारी करने का अलग ही मोड होता है कि कोई भी आपने करंट अफेयर्स के जो भी वाइब्रेंट इश्यूज आपके कंट्री में चल रहे हैं या इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं, आप उनको लीजिए, फिर किताबों में देखिए कहाँ क्या चीज उससे रेलेवेंट दी हुई है, उसको समझिए। और अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हो तो ये चीजें आपके दिमाग में ना स्टेबल हो जाती हैं। एक होता है रनिंग टेक्स्ट पढ़ते जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, वहां पे उतनी स्टेबिलिटी नहीं आएगी जितना इस तरीके से पढ़ने में आएगी। तो ये जो सजेशन है अनुराग का, ये बहुत ही अच्छा है। और ये हम लोग भी अपने टाइम में यूज करते थे, जो हम लोगों का मैप होता था ना, बॉल पे चिपका रहता है, अभी भी आई एम श्योर ये होता ही होगा जितने भी बच्चे स्टडी करते हैं। तो जब हम किताबों में पढ़ते थे तो उसको मैप में खोजते थे कि ये कंट्री कहाँ है, ये रिवर कहाँ है, ये माउंटेन कहाँ है, तो ताकि हम लोगों को जियोग्राफिकल सिचुएशन पता रहे उसकी। तो ये बहुत अच्छा है, सो सभी बच्चे इसको जरूर फॉलो करें। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बताए हैं ये तो डेफिनेटली बहुत हेल्प करते हैं जानने के लिए, समझने के लिए कि कौन से पैटर्न क्या चल रहा है। और खैर हमारे ये जो ग्रुप है अभी बच्चों का, ये अभी बिकमिंग फेज में है, बिगनिंग फेज में है ये। तो अभी आप लोग, मेरी सलाह ये है कि अभी 1 ईयर तो आप केवल पढ़ाई कीजिए, और क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा उस सेकंड ईयर से सोचिए इस बारे में, ठीक है। और अनुराग जो है काफी मतलब अच्छे से इनकी प्रिपरेशन चल रही है। तो अनुराग, बेस्ट विशेस आपके लिए, और बहुत जल्दी हम लोगों के बीच एक आईएएस होंगे। चलिए थैंक यू। अनुराग। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो अनुराग से तो आप लोग क्वेश्चन पूछे, कुछ सलाह देना हो सलाह दे, हैप्पी बर्थडे बोलना हो तो हैप्पी बर्थडे बोले। ओपन टू ऑल। या गुड इवनिंग भैया। तो Good evening. भैया मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि होपली मेरा 22 to 25 मेरा सेशन है ग्रेजुएशन का, तो होपली Okay. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 26 में बनेगा। और जैसे कि मेरी अभी नॉर्मल स्टडीज चल रही है तो 15 जनवरी 24 तक मेरी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद इन 1 रीडिंग और ये आपको रिवीजन के साथ एक तो क्या भैया मुझे अपना ये रीडिंग का स्पीड हल्का स्लो कर देना चाहिए कि अगर मुझे 26 में देना है, या फिर सेम वीडियो खोल सकते हो क्या अपना? जी सर, थोड़ा सा बंद ही चल रहा था, नेटवर्क इसीलिए बंद किया था। ओके, तो और भी क्वेश्चन आप ऐड करना चाहते हैं? मैं आपका हाँ तो आंसर भैया ये है कि लास्ट मेरा ये है कि मैं उस स्पीड को थोड़ा सा, मैं आपकी सेम एज ग्रुप का हूँ तो दोस्त बोल सकते हैं, भैया नहीं। नहीं ठीक है तो बोलिए। ये मैं उस स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर दूं या फिर मेरा स्पीड नॉर्मल है, ऐसा मुझ पे कोई प्रेशर नहीं बन रहा, तो मैं उसी स्पीड से इसको कंप्लीट करके मैं रिवीजन पे ज्यादा फोकस करूं। जी, मैं आपको बोलना चाहूंगा जैसे अपनी स्पीड को स्लो मत करनी चाहिए, जो जिस पेस में चल रहा है उसे चलने दीजिए। आप उसमें 2-3 चीजें ऐड कर सकते हैं। पहली चीज आप इसमें ऐड ये कर सकते हैं, जैसे आपने आपका वो हो जाता है, मतलब आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप रिवीजन करिए। रिवीजन रिवीजन हो जाता है तो आप स्टार्टिंग में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं फॉर आप 6 to 12 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा, आपका रिवीजन हो गया। 9 to 12 के जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री होगी, आप उनके एनसीईआरटी में जो पीछे क्वेश्चन दिए हैं उनके आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा हेल्प करता है मेंस में, अगर आपको पहले से प्रैक्टिस है, क्योंकि लोगों को ना नॉलेज होती है स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लिखना है, बॉडी पार्ट में क्या है, कंक्लूजन क्या करना है, लिख नहीं पाते। पता हो यहाँ होता है सब कुछ दिमाग में, क्योंकि पढ़ रहे होते हैं 4-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर आंसर राइटिंग मीन्स नहीं लिख पाते। प्रीलिम्स निकाल देते हैं, नॉलेज होता है, पर आंसर राइटिंग नहीं, और मीन्स नहीं लिख पाते क्योंकि आंसर राइटिंग नहीं कर पाते। तो आप क्या करिए, अगर आपने सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, रिवीजन हो गया है, तो आप आंसर राइटिंग में फोकस करिए। स्टार्टिंग में आप बेसिक जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन पेपर दे, क्योंकि होता है क्या है, कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आ जाता है, एकदम एनसीईआरटी का आ जाता है, तो आप उनसे ये, अगर आपका ये भी हो जाता है देन आप पीवाईक्यूज, अगर आपके पास देखो आपका रिवीजन हो गया है, आपको जो सॉरी सिलेबस के जो आंसर्स हो गए हैं, क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करिए। अपने आप को स्लो मत करिए, इवन आप जैसा चल रहे हैं वैसे, अगर टाइम मिले तो फास्ट करिए, क्योंकि आपका जो अल्टीमेट गोल है वो यूपीएससी आईएएस बनना है ना, तो आप इस पर फोकस ज्यादा रहेगा मेरे हिसाब से। और भैया अगर पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल है तो उसमें मुझे क्या और ऐड करना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा आप हेल्प कर दीजिए। अच्छा, जैसे पॉलिटिकल साइंस है बहुत वास्ट, मतलब थोड़ा बहुत वास्ट नहीं बोलूँ, वास्ट सिलेबस है।
तो आप उसमें क्या है ना कि करंट अफेयर को आप डेली बेसिस पे पढ़िए, क्योंकि PSIR पॉलिटिकल साइंस प्लस IR इंटरनेशनल रिलेशन, और ये हमें ना इंटरनेशनल रिलेशन जितना भी आता है वो मतलब मेरी समझ से वो आता है करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आप करंट अफेयर को ना डेली बेसिस पे करिए, हर एक इशू पढ़िए, हर एक जैसे अभी हमारे श्रीलंका के राष्ट्रपति जी इंडिया में मिलने आए थे, प्रधानमंत्री से मिलने आए थे, तो उन्होंने अमेंडमेंट 14 का मुद्दा उठाया था, अमेंडमेंट 14-13। तो आप इन चीजों को अगर पढ़ेंगे ना, आप एक तो पता चल गया कि श्रीलंका के बारे में पढ़ना है, ठीक है, फिर दूसरा कि अमेंडमेंट 13 कहता क्या है, किस बारे में, आप उसको पढ़ेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। तो आप इस तरह से करेंगे ना PSIR में, मतलब आप जितना पढ़े उतना कम है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एक करंट अफेयर को बहुत ज्यादा पढ़िए, और जितनी भी तो बेस्ट रहेगा, करंट अफेयर के थ्रू आप पढ़ेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और करंट अफेयर चलता रहता है, मतलब कभी रुकता नहीं है, स्टैटिक वो ये डायनेमिक सब्जेक्ट होता है। तो मेरा आपको ये है। थैंक यू सो मच भैया। वेलकम। सर आपके लिए तो मुझे लगता है ये भी है कि जब अभी आपको 2 साल बाद देना है तो स्टैटिक वाला पोर्शन जितना आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री इकोनॉमी जो चीजें करंट अफेयर से अलग है उसको पूरी बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए। और ये जो आपका करंट अफेयर है इसको भी पढ़ते जाइए, जिससे क्या है कि जैसे अनुराग बोल रहे हैं कि बाद में प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हैं तो आप हर साल के ट्रेंड को अभी से आप समझने लगेंगे कि कैसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, राइटिंग स्किल कैसी है। तो जैसे आपका 26 आएगा 25 आएगा आपको एक आइडिया रहेगी कि पिछले 4-5 सालों से हमारे यहाँ करंट अफेयर्स पे या करंट अफेयर्स से रिलेटेड पॉलिटी इकोनॉमी या हिस्ट्री हर चीज पे क्या है, तो वो आपको उस पर अप्लाई करने में इजी रहेगा। अब आप देखो बिहार में है, जैसे बिहार में अभी फ्लड आता है, कभी सूखा हो जाता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा सूखा होती है तो क्या प्रॉब्लम होती है, फ्लड आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम होती है, ये रेगुलर प्रॉब्लम क्यों है, ये फिनोमिना क्यों नहीं चेंज हो सकती। बहुत सारी चीजें हैं, इससे सोसाइटी पे भी असर पड़ता है, इकोनॉमी पे भी पड़ता है, और बहुत सारी ये रिकरिंग प्रॉब्लम है, हाइड्रोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो आप हर चीज को करंट अफेयर से ऐसा जोड़ना है कि उसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। सिविल सर्विसेज का क्या मतलब है, सिविल सर्विसेज बनने के बाद हमको यही देखना पड़ता है कि हम जहां पे हैं वहां के लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे रिजॉल्व करें। तो जब हमें पूरा डायग्नोज रहेगा तो हम समस्या का समाधान निकालते हैं। तो प्रिपरेशन करने का मतलब डॉक्टर की तरह हर सिचुएशन को डायग्नोज करके समझ लेना, तो उसको है आपके पास बढ़िया टाइम है, स्टार्ट पूरा डिटेल से पढ़िए, स्लो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बढ़िया से पढ़िए, जितना फास्ट पढ़ेंगे उतना रिपीटेशन आप नंबर अधिक होगा, 2 बार पढ़ जाएंगे 3 बार पढ़ जाएंगे। तो ये सुझाव है। जी सर। और और किसी एक का कोई क्वेश्चन? जी सर, एक चीज मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे अब हम स्टूडेंट बन चुके हैं, मतलब जनरली हम यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं, तो हम अब ऐसे हमें एक कॉमन मैन की थैंक यू तरह सो मच सर। अब हमें एक एस्पिरेंट की तरह, एक सिविल सर्वेंट की तरह सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कोचिंग जाता था तो यमुना बैंक से होते हुए जाता था, मतलब रिवर फ्लड होता था तो मैं देखता था कि जितना भी यमुना के आसपास का एरिया था वहाँ पे सब फ्लड था। तो मैं एज ए कॉमन मैन नहीं सोचता था कि यार यहाँ पे फ्लड आ गया, मैं ऐसा सोचता था कि इस फ्लड को हम कैसे रोक सकते हैं। तो आपको ना जो भी प्रॉब्लम दिखती है सोसाइटी में, तो एज ए कॉमन मैन नहीं देखनी, आपको एज ए सिविल सर्वेंट देखनी कि यार इसके सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। मैं एज अगर यहाँ का मैं अधिकारी होता तो मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता। तो यहाँ पे होगा आपको बेसिक ना लर्निंग, आपको सेल्फ क्रिएट होगी कि यार मैं सोल्यूशन कैसे निकाल सकता हूँ। तो ये फिर हेल्प करेगा आपको इंटरव्यू में। जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जनरल इश्यूज होते हैं, तो आपके अंदर पहले से एक क्रिएट हो जाएगा कि हाँ कि मैंने इस तरह की प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन डेवलप करना, मतलब सेल्फ थिंकिंग जिसे कहते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आपको ये ना एक इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। अगर मैं अधिकारी होता तो मैं अपनी गली में जो मेरा फ्लड आ रहा है या नाली की जो प्रॉब्लम है, वटेवर जो भी प्रॉब्लम है, उसको मैं कैसे सॉल्व करता है, ऐसे अधिकारी, ऐसे कॉमन मैन नहीं, ऐसे अधिकारी। तो ये आपको ना एक इंटरेस्ट भी क्रिएट करेगा कि मैं अगर एक सिविल सर्वेंट बन जाता हूँ तो मेरे पास ये पावर होगी तो मैं इस तरह से हेल्प कर दूंगा सोसाइटी में लोगों की। तो अगर कल को डिमोटिवेटेड फील कर रहे होगे तो आपको पता है अगर मैं सिविल सर्वेंट जाऊंगा तो मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो आपको ना कभी बार डिमोटिवेट फील कर रहे हो तो आपको मोटिवेशन भी आएगी कि मेरे पास एक इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी है, वो मेरे पास ही है, वो मैं उसको मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूँ जब मैं एक सिविल सर्वेंट बनूंगा। तो ये आपको इस तरह से हेल्प कर सकता है। जी सर। जी थैंक यू सो मच और भैया। किसी थैंक यू के सो मच कोई सर। क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहता हो? क्योंकि अनुराग ने तो एक बढ़िया तरीके से पहले पूजा मैडम ने बताया क्या क्या चीजें हमारी, वो बेसिक चीजें बताया, और अनुराग ने बताया कि आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो सिलेबस चिपका लेना है,
सिलेबस लिख के या कटिंग करके अपने टेबल के सामने आप लगा लो। सुबह डेली उठो तो सिलेबस दिखे कि क्या है, तो सिलेबस चिपका लेना। उसके अलावा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हार्ड कॉपी अपने पास रखें। जब भी फ्री टाइम रहे देख ले कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, माइंड इजी होता रहता है। ये मालूम होता है आप अगर साल भर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन तो बिना ही बहुत इजी है, मैं ही कर लूंगा। और तीसरी चीज है कि लिखने की शैली, आर्टिकल्स, क्योंकि सभी लोग जानते हैं लेकिन लिमिटेड वर्ड में लिखना कम लोग जानते हैं, जिसको पूजा मैडम बोलेंगी। हम लोग पढ़ते थे, एक हमारे कवि थे, वो बोलते थे गागर में सागर भर देना। मतलब थोड़े शब्दों में आपने अमृत भर दिया। ऐसी राइटिंग होनी चाहिए कि अगर 300 वर्ड लिखना है तो 310 और 290 के बीच में रहे, और कोई भी चीज छूटे मत, सब आ भी जाए और वर्ड भी अधिक ना हो, ये कैपेसिटी डेवलप करना। तो इसके लिए जो बढ़िया लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चन पेपर लिखा है, आइडियल क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल रहते हैं, उसको पढ़ने के बाद मालूम होता है कि हाँ रियली इन्होंने वर्ड लिखा है, तो वो भी करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इसके लिए अगर बच्चे लोग ये देखें, जो हमारे बड़े लोग हैं जिनकी बुक्स हैं, अगर कोई आदमी राजेंद्र प्रसाद की कोई किताब पढ़े, महात्मा गांधी की किताब पढ़े, जवाहरलाल नेहरू की पढ़े, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की, इन लोगों की जो राइटिंग की बुक है, इन लोगों ने बुक्स में ऐसा लिखा है कि किसी स्ट्रेंजा में कोई वर्ड आपको ऐसा नहीं लगेगा जो एक्स्ट्रा है। एक भी वर्ड को आप हटाएंगे तो लगेगा कोई कमी हो गई। तो टू द पॉइंट लिखना हमारे महापुरुषों ने और बड़े बड़े राइटर्स ने लिखा है, तो उसको भी कभी कभी टाइम जब फ्री मिले आप पढ़ें, तो उससे भी राइटिंग स्किल सुधरेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस हमेशा सामने रखना। तो ये सजेशन है। मैं मैडम से बोलूंगा कि अभी 5 मिनट मैडम है, आप राइटअप में बच्चे लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो बताएंगे, तो आप राइटअप आप समअप कीजिए कैसे क्या सलाह है लोगों के लिए। आपको हैंड ओवर करते हैं मैडम। थैंक यू सर। देखिए बच्चों, ये अभी अनुराग ने जो भी बताया ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स नहीं है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप मन ही मन ना उसका आंसर दिमाग में सॉल्व करना शुरू कर देते हो कि इस क्वेश्चन में मैं ये लिखूंगा और ये आंसर ऐसे इसमें देना है। फिर आप अगले क्वेश्चन पे आप बढ़ते हैं, ठीक है। और तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। दूसरी बात रही राइटिंग स्किल्स की, तो राइटिंग जो है वो सीखा जाता है कि बेस्ट राइटिंग कैसे करनी है, राइटिंग स्किल्स हमें डेवलप कैसे करनी है। तो इसकी भी कुछ स्ट्रेटजीज होती है कि आंसर लिखने का क्या सर्टेन पैटर्न होना चाहिए। बेसिकली जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, आपका इंट्रोडक्शन हो गया, फिर मेन बॉडी हो गई, फिर बाइंड अप कैसे करना है, कंक्लूजन कैसे करना है, और जो चीजें लिख रहे हैं आप उनका सारा जो रेलिवेंट चीजें हैं उनको उसमें डालना है, ये सारी चीजें भी हैं। तो धीरे धीरे जब आप लिखेंगे, कुछ राइटिंग स्किल्स वर्कशॉप भी होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी आपको किसी और सेशन में कि राइटिंग कैसे करना है, मतलब राइटिंग स्किल्स में क्या क्या होना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको डिटेल में ये सब समझा सके। तो राइटिंग कोई बहुत ज्यादा कठिन चीज नहीं है, इसको सीखा जाता है और आप भी अच्छे से सीख सकते हैं, और जो चीजें हैं वो आप अपने एग्जाम को अच्छा सा लिख भी सकते हैं। तो मेन राइटिंग में क्या है कि जैसे मैं भी शुरू शुरू में जब जेएनयू गई तो हमारे यहाँ यूपी में ना ये टर्म पेपर और ये सब ओरिजिनल राइटिंग का कल्चर कुछ यूनिवर्सिटीज को छोड़ के कहा जाए तो नहीं था। तो ये मैंने भी धीरे धीरे सीखा है। तो इसको, ये एक व्यवहार है, इसे सीखा जाता है, इसलिए इसके लिए बिल्कुल भी ना डरें। पहले आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करें, प्रिपरेशन करने के बाद राइटिंग कैसे करना है इस पे फोकस करें। इसके लिए किसी दिन मैं आपको अलग से भी सर इसके बारे में हम लोग एक सेशन जी मैडम। रखेंगे। यस। बाकी क्या कहते हैं, ये है कि होना क्या, ओरिजिनलिटी राइटिंग में जरूर होना चाहिए। आपका अपना ओरिजिनल क्या है, ऐसा नहीं राइटिंग में होना चाहिए कि आपने पढ़ा कहीं से ये लगे कि ये दूसरे ने भी सेम चीज लिखी। कुछ मौलिकता आपकी होना चाहिए, कुछ अलग हटके आपके आंसर में चीजें होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन सेम है लेकिन जितने बच्चे हैं उतने तरीके से आंसर करेंगे, ठीक है।
तो आपका लिखने का जो तरीका है वो आपकी सोच को प्रदर्शित करता है, आपके व्यवहार को प्रदर्शित करता है, आपके परिवेश को भी प्रदर्शित करता है, और आप किस बैकग्राउंड के भी ये भी शो करता है। एक एक्सपर्ट अगर आपका आंसर पढ़ेगा तो आप क्या मतलब ओवरऑल कैसे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो आपके राइटिंग स्किल से जज कर सकता है। तो ये सब चीजें खैर आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो राइटिंग स्किल में सारी चीजें आनी चाहिए आपकी आंसर राइटिंग में। तो बस यही सर मुझे कहना है। बाकी और बच्चे बताएं कैसा क्या चाहते हैं। नहीं, हाँ बढ़िया है मैडम, सजेशन तो सब कुछ ठीक है, और कुछ भी संभव है करना, राइटिंग स्किल भी सुधार सकते हैं, सिलेबस भी कवर कर सकते हैं, और सेलेक्ट भी हो सकते हैं। डिटर्मिनेशन अगर हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया कि 100 रन बनाना है तो बन जाएगा। बस ये जानना है कि हमारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आज सेंचुरी मुझे मारनी ही है, तो वो तो अपने अंदर की बात है, तो करना पड़ेगा, बूस्टअप करना होगा। किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी कहना है, एनी पर्सन? बुसरा, अभिषेक? मैम देखो बच्चे, हाँ बेटा बोलो। मैम जैसा कि आपने बताया था कि आपका जो मीडियम था वो हिंदी रहा था, तो मैम आपको इंग्लिश को लेकर के कितनी डिफिकल्टी आई थी? नीतू बोल रही हो ना? यस सर, यस सर। अच्छा पूजा मैडम, नीतू इज ए वेरी स्ट्रांग एंड मेरिटोरियस गर्ल। एक ही बात है कि नीतू सोचती है कि सर हम कहीं ये हिंदी मीडियम से रह के पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो नीतू को हम हमेशा बोलते हैं यू कैन डू एनीथिंग, आप हिंदी में बहुत बढ़िया और कर सकती हो, लेकिन हमारी बातों पे नीतू को थोड़ा कम विश्वास होता है। आप पूजा मैडम बताइए कि क्यों नहीं ये कर सकती है, क्या पता। नीतू, बात नहीं है। नीतू तुम अपना मतलब वीडियो ऑन कर लो, बढ़िया रहेगा। हाँ नीतू नहीं, बहुत मेहनत करती है बेचारी, बढ़िया करती है, थोड़ा सा वो है। हाँ, जस्ट अभी इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। हाँ नीतू, ऐसा है बेटा, क्या कहते हैं, मीडियम को लेके कभी भी टेंशन में मत रहो, क्योंकि आप क्या सोचते हो वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और अगर वो रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, तो आपको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता है। आपको लगता है कि हिंदी मीडियम में नंबर कम मिलेंगे या इंग्लिश मीडियम में ही ज्यादा मिलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या कहते हैं, अगर हिंदी आप अच्छे, आज की डेट में तो इंग्लिश लिखने वाले ज्यादा हैं, हिंदी लिखने वाले कम हैं। तो अगर आप बहुत अच्छी हिंदी लिखते हो तो आपको वो नंबर उतने ही दिलाएंगे। जैसे मतलब जिस तरीके से मैथ्स में नंबर मिलते हैं ना, अगर आपने हिंदी में अच्छे से अच्छा मतलब टर्मिनोलॉजी जो है वो बहुत अच्छी यूज की है, मतलब हिंदी में भी कई लेवल है ना, मतलब थोड़ी सी एडवांस लेवल की आपने अगर हिंदी अपने आंसर में लिखी है तो आपको जरूर अच्छे नंबर मिलेंगे। मतलब हिंदी राइटिंग में भी ऐसा नहीं हो कि बहुत सरल भाषा में, हिंदी में भी बहुत ही एडवांस वर्ड्स होते हैं जो कि सीखने की जरूरत होती है बेटा। जब आप गवर्नमेंट लेटर्स पढ़ो हिंदी में तो आपको बहुत ऐसे ऐसे शब्द आप देखोगे कि जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। तो उन शब्दों को सीखना सीखो और अपनी हिंदी को कैसे अपग्रेड करना है वो करो। और रहा क्या कहते हैं इंग्लिश में प्रॉब्लम आने का, बेटा तो एज सच तो कोई दिक्कत आई नहीं, क्योंकि जैसे पीएचडी में हम लोगों का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही रहा है। तो मतलब सेम चीज थी, इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी में भी पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि मेरा जो अपब्रिंगिंग रही है वो हमेशा हिंदी मीडियम में रही है, तो मैंने इंग्लिश मीडियम को छोड़ के हिंदी को ही प्रेफर किया था। बात बस ये थी, बाकी एज सच मीडियम की कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहां पर, इसीलिए कोई तो दिक्कत नहीं हुई। मैम आप पीएचडी के साथ प्रिपरेशन कर रही थी या फिर पीएचडी करने के बाद प्रिपरेशन कर रही थी? नहीं बेटा, मैं साथ में ही पढ़ रही थी और क्या कहते हैं पीएचडी के साथ ही पढ़ाई कर रही थी।